हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं शानदार से फिजिक्स की क्लास को। फटाफट आ जाओ, एक बार फटाफट आ जाइए भाई। थोड़ा सा आज मीटिंग था बेटा, पूरी एग्जामपुर टीम का, पूरे एग्जामपुर ऑफिस का, तो इसके वजह से आपकी क्लास जो है कहीं भी नहीं हुई है लाइव। आपने देखा होगा यूट्यूब की भी क्लासेस सभी जो है नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल की गई है, लेकिन ऐप की क्लास में चूंकि ये क्लास मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, इसलिए इस क्लास को मैं कभी किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ये क्लास अब जो है यानी 10:30 से लेकर 12 बजे तक चलेगी। कितने बजे तक बेटा? तो ये 10:30 से 12 बजे तक चलेगी, यानी 1.5 घंटे की ये क्लास हो गई है। ठीक है बेटे, 1.5 घंटे की ये क्लास हो चुकी है। तो सभी लोग जो है एक बार शेयर कर देंगे क्लास को। मतलब शेयर कर देने का मतलब ग्रुप में अपने बता देना है आपको कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो ऐप के ग्रुप्स हैं, उन सब में आपको बता देना है कि क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, ताकि कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आज क्लास नहीं होगी। तो उन सब को बता दीजिए कि क्लास जो है स्टार्ट हो गई है, क्लास होगी। केवल लेट इसलिए हुआ कि आज मीटिंग था, तो पूरी एग्जामपुर टीम का मीटिंग था, सभी का मीटिंग था, इसलिए कोई भी चैनल से कोई लाइव नहीं था। आपने देख लिया होगा, भले वो मेन चैनल हो या कोई भी चैनल हो, किसी भी चैनल से कोई टीचर लाइव नहीं था, ना कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा था। हमारा आधे घंटे की मीटिंग थी, पूरी टीम की थी, तो इसलिए ठीक है। और एक और जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, सभी लोग आ जाओ भाई। बेटा क्लास के टाइम पर ही तो रहेगा, इसलिए कि मान लो ऑफिस टाइमिंग तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहता है, और इसके बीच में सभी की क्लासेज ही रहती है। अब वो ये मेरे क्लास के टाइमिंग पे नहीं मीटिंग रहती तो किसी और के टाइमिंग पे रहती। और ये मीटिंग मैंने थोड़ी ना रखी है, एग्जामपुर की मेन मीटिंग है, मेन पूरी टीम की मीटिंग थी, समझ गए। लेकिन आपका तो फायदा ही हुआ। सुनो आपका तो फायदा ही हुआ। क्लास 10:30 से कितनी हो गई? 10:30 से 11 बजे, सॉरी 12 बजे तक हो गई, यानी 10:30 से 12 बजे तक आपकी क्लास हो गई है। ये तो आपका फायदा ही हुआ। आपका कोई घाटा हुआ है क्या? आपका तो 1 घंटे का फायदा ही हुआ है, आधे घंटे का फायदा ही हुआ है। तो चलिए, नुकसान कभी नहीं होगा मेरे क्लास में। मुझे तो खुद इस समय क्लासेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलिए अब आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं बेटे? तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ठीक है बेटा, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, यानी कि आपका दोलन एवं तरंग। यहां से देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन के बाद हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स के बाद हम पढ़ेंगे साउंड। ये 3 सेक्शन आपका मैं पढ़ाने वाला हूं। पहले आपको बता दूं, ये 3 सेक्शन कौन कौन से? तो सबसे पहले आप ऑक्सीलेशन पढ़ोगे, इसके बाद आप वेव्स पढ़ोगे, इसके बाद आप साउंड पढ़ोगे। और इन तीनों से अगर मैं बोल दूं कि सर कितना वेटेज है, तो भले वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका मिनिमम जो क्वेश्चन आएगा वो 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो। 3 तो कंफर्म ही है कि 3 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर इन सब से आएगा। और छोटा सा सेक्शन है, ऑक्सीलेशन भी बहुत छोटा चैप्टर है, वेव्स भी बहुत छोटा है, साउंड भी बहुत छोटा है, यानी ये तीनों छोटे चैप्टर हैं। तीनों से अगर आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी अगर एनडीए की बात करूं तो अगर 12 नंबर यहां से पक्के हो जा रहे हैं, तो ये एक फायदेमंद सौदा होगा। और इजी चैप्टर है, केवल क्या करना है आपको, ध्यान से बोर्ड पर देखते रहना है, चीजों को समझते हुए चलोगे, आसानी से जो है आप जो है पढ़ते हुए चलोगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए बेटा अब आ जाओ, अब पढ़ लो। अब शिकायतें करने से कुछ ना होने वाला। अब आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं पीरियोडिक मोशन, अगर मैं आपसे बोलूं पीरियोडिक मोशन क्या होता है, बताइएगा। आवर्त गति जिसे कहते हैं, क्या बेटे? तो इसे हम कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आवर्ती गति। इसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती गति। ये क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आवर्त गति के बारे में बताओ, कोई बताएगा पीरियोडिक मोशन के बारे में आप में से? कोई भी? पीरियोडिक मोशन होता क्या है? सर एक बार सेट कर देना, बच्चों को क्लियर दिखना चाहिए। हाँ सही दिख रहा है ना, तगड़ा दिख रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, चलिए ठीक है।
तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चा, बताइएगा आप में से कोई भी। जितने डेफिनेशन वाले पार्ट हैं वो आपको मैं पीडीएफ से करा दूंगा, ठीक है, जो डेफिनेशन बताना है जिनमें, और जितने भी आपके डेरिवेशन वाले पार्ट होंगे उनको मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है। बोलिए। हाँ, आज से मॉक टेस्ट आपका चलेगा लगभग 5 दिन, 4 दिन, मतलब इस हफ्ते मॉक टेस्ट चलेगा बेटा, ठीक है। मॉक टेस्ट जैसे अब मॉक टेस्ट मैकेनिक्स से मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा 25 डेली, ठीक है। रात 8 बजे वाली क्लास में मिक्स 25 क्वेश्चन मॉक होगा कि आपका मैकेनिक्स कितना तैयार है आपको खुद पता चलेगा। सभी को अपना स्कोर भी बताना है, कमेंट जब करोगे उस वीडियो के नीचे तो आपको अपना स्कोर बताना है कि आप लोग कितना स्कोर किए हो, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि आप कितना तैयार हो पाए हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट है आज से मैकेनिक्स का। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड अगेन, अच्छा, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने गति को क्या करे, दोहराता है, अच्छा। चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए, अब सुनिए 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 बेटे, आ जाइए, देखिए, याद रखिएगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आवर्त गति क्या होता है बेटा। तो एक ऐसी गति जो क्या करे, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड अगेन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी वे गति, किसी पिंड की वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करे, वह अपनी गति को बार बार दोहराए, वह अपनी गति को बार बार दोहराए, तो ऐसे गति को जो है हम आवर्त गति कहते हैं। और उस निश्चित समय अंतराल जिसमें वो अपने गति को दोहराता है, उस निश्चित समय अंतराल को जो है हम आवर्त काल कहते हैं, यानी टाइम पीरियड कहते हैं बेटा, ठीक है। तो जो एक ऐसे पिंड की गति हो जो बार बार किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो बार बार अपनी गति को दोहराए, तो ऐसे गति को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य जो है, सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, वो आपका पूरा एक चक्कर अपने एक दिन में अपने अक्ष पर लगाएगा, और पूरा एक साल में एक पूरा चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का। अब हर अगले साल भी पूरा एक चक्कर लगाएगा, बार बार अपनी गति को दोहराता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, बार बार अपनी गति को दोहराता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो अर्थ का मोशन यानी पृथ्वी की गति जो है वो किस प्रकार की हो जाएगी, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं द मोशन ऑफ ए हैंड क्लॉक ऑफ ए पीरियोडिक सॉरी, सुई की जो भी आपकी घड़ियां हैं, सुई की सॉरी घड़ी की जो भी सुई है सुनो, घड़ी की जो भी सुइयां हैं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं। जैसे सेकंड वाला जो सुई है वो हर एक 60 सेकंड के बाद अपनी गति को दोहराएगा, हर एक 60 सेकंड के बाद अपनी गति को दोहराएगा। इसके अलावा मिनट वाली जो सुइयां हैं वो हर एक 60 मिनट के बाद अपनी गति को दोहराएगा, और इसके अलावा आवर्स वाली जो सुई है हर एक 12 घंटे के बाद अपनी गति को दोहराएगी, हर एक 12 घंटे के बाद अपनी गति को दोहराएगी। तो ये सब कैसी मोशन कर रही है बेटा, ये सभी की सभी जो है पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं, ये सभी के सभी जो है पीरियोडिक मोशन चल रहे हैं। इसके अलावा पेंडुलम ले लोगे, पेंडुलम लोगे तो देखो पेंडुलम भी क्या होता है कि यहां पर आपका एक निश्चित समय अंतराल के बाद यहां से अगर चला तो यहां से एक पूरा राउंड मारेगा, फिर एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से अपनी गति को, यहां से आया फिर यहां गया, फिर यहां से गया यहां से आया, पूरा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को क्या करेगा बेटा, बार बार अपनी गति को जो है दोहराता है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है। तो किसी बॉडी की ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी गति को दोहराए, पीरियोडिक मोशन है, आवर्त गति है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। बोलिए। यहां तक क्लियर है बेटा,
हाँ, रिपीटेटिव मूवमेंट, ठीक है। चले, मॉक टेस्ट बेटा वाईटी पर है, वाईटी पर, यूट्यूब पर, ठीक है। 8 बजे रात में जो क्लास होती है त्रिदेव में है, ठीक है, मॉक टेस्ट। उस 1 घंटे को भी आपके लिए यूज करवा रहा हूं, इसलिए कि एक्स्ट्रा फिर एफर्ट जो है ना उसी में लग जा रहा है, और देखने से मतलब बनता है। आपको एकदम आप ही के अनुसार वो चल भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका मैकेनिक्स लगभग समाप्त है, मैकेनिक्स समाप्त कर दिया, मैकेनिक्स पूरा खत्म कर दिया अच्छे से, तरीके से, बढ़िया से। तो मैकेनिक्स का वहां पे मॉक लग रहा है अब, ठीक है। मैकेनिक्स का मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया आप लोगों को, तो वहां पे अब मॉक करेंगे, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से, हाँ बिल्कुल, ये सभी एग्जाम्पल आप लोग जो दे रहे हो बिल्कुल सही है बेटा। चलिए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑक्सीलेटरी मोशन, दोलन गति। यहां से बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, ये दोलन गति क्या है भाई, ये दोलन गति क्या है, ये बताइएगा। ये आपका दोलन गति क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं दोलन गति, तो ये क्या होता है, आप लोग से पूछूं अगर मैं कि दोलन गति क्या होता है, बताइए कैसे बताओगे, दोलन गति को कैसे समझाओगे। आप कहोगे सर ये भी एक प्रकार का पीरियोडिक ही है, बिल्कुल है। कोई मतलब एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। हर एक दोलन गति जो है आवर्त गति है, लेकिन हर एक आवर्त गति दोलन गति, सॉरी, हर एक आवर्ती गति दोलन गति नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं कैसे, क्यों। देखिए यहां से अगर मैं बोलूं कि यह एक प्रकार का कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। यह एक प्रकार का क्या है बेटा, यह एक प्रकार का जो है पीरियोडिक मोशन है, जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं कि मीन पोजीशन के इधर उधर गति करते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। मीन पोजीशन के इधर उधर गति करते हैं, मीन पोजीशन के इधर उधर गति करते हैं। ऐसे गति को जो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, यानी मीन पोजीशन से पार्टिकल मेक्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी किसी साम्य स्थिति से। जैसे अगर मैं पेंडुलम को एकदम छोड़ दूं बिना किसी मतलब एक्सटर्नल फोर्स के, अगर मैं पेंडुलम को लटका दूं तो कुछ प्रकार से लटकेगा। सर पेंडुलम बनाना है आपको, एडिटर सर पेंडुलम बना दो। एडिटर सर को पेंडुलम बनता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? मीन पोजीशन पर उनको ऐसे दोनों पैर से ना वो दो, कुछ ऐसा दो, चार्जर टाइप है। माउस निकाल के दे दीजिए ना, चार्जर है तो चार्जर दीजिए, वो दीजिए ना उसका। हाँ देखो, अब तुम्हें दिखा रहा हूं कैसे। अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं, मतलब लटका दूं, तो ये कैसे लटकेगा बेटा, देखना, ध्यान से देखना कदो। तुम लोग नहीं देखते हो तो ही गड़बड़ होता है। देखो, अगर इसे मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, अब आओ, अब देखोगे ब्लैक बैकग्राउंड हो गया ना, वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा दिखता नहीं। फ्रीली सस्पेंड कर दिया मैंने, अब ये मीन पोजीशन पर है। अब मैंने क्या किया कि एक फोर्स के साथ मीन पोजीशन से मैंने इधर गति करा दिया। अब ये देखो, ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन से इधर, मीन पोजीशन को उधर। ये मीन पोजीशन पर मैंने रखा है, यानी देखो चार्जर जब रोका है, ये आपका मीन पोजीशन यहां, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चार्जर को एक बल लगाया, छोड़ दिया। अब मीन पोजीशन के इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, यानी मीन पोजीशन के इधर उधर अगर गति कर रहा है तो ये क्या है ये क्या है बेटा, मीन पोजीशन के इधर उधर गति कर रहा है, तो यह आपका दोलन गति हो जाएगा। दोलन, दोलन याद रखिएगा, दोलन गति हो जाएगा। ओके, दोलन गति हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम आपका कहते हैं दोलन गति, यानी ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। इसी को हम जो है ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर, क्लियर, क्लियर बेटे। लेकिन अगर यहां से मैं बोला, मैंने क्या बोला आपसे, एक बात मैंने बोली कि भैया देखो, किसी पिंड का, किसी कण का साम्य अवस्था की इधर उधर जो गति होता है वही दोलन गति होता है। अब एक बात आपको याद रखना है, क्या
जो क्विक ऑक्सीलेशन होता है ना, यानी बहुत तेज, क्विक ऑक्सीलेशन जिसे हम कहते हैं बेटा, क्विक ऑक्सीलेशन यानी तीव्र गति से जो दोलन होती है उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन में क्या होता है, क्या है ये, वाइब्रेशन, कंपन। अब कंपन में देखोगे तो ये मीन पोजीशन है, अब मीन पोजीशन के इधर इधर गति हो रहा है, बस तेजी से हो रहा है, तो क्विक ऑक्सीलेशन को ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा बेटा, क्विक ऑक्सीलेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कह सकते हो कि तीव्र दोलन ही क्या कहलाती है, तीव्र दोलन ही आपका कंपन कहलाती है, तीव्र दोलन ही कंपन कहलाती है बेटा, याद रखिएगा। क्लियर। एक नोट पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। सभी ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, सभी ऑक्सीलेटरी मोशन जो है, यानी सभी प्रकार का जो आपका दोलन गति है वह एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन ही है, यानी कि एक प्रकार का आवर्त गति ही है। सभी दोलन गति जो है आवर्त गति है। क्यों, क्योंकि वो बार बार अपने गति को दोहरा रहा है। लेकिन सभी आवर्त गति जो है वो दोलन गति नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूं कि पृथ्वी अपने एक चक्कर एक साल में लगाती है तो ये आवर्त गति है लेकिन दोलन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका कोई मीन पोजीशन नहीं है जिसके इधर उधर वो गति करे। या फिर मैं कहूं कि सुइयां, जो क्लॉक का एग्जांपल दिया था, वो आवर्त गति कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, ना कि ऑक्सीलेटरी। क्यों, क्योंकि सुइयां किसी एक बिंदु के पीछे इधर 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 गति नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि सभी प्रकार की जो ऑक्सीलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है। ठीक है, सभी प्रकार का ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक है, लेकिन 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 एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑक्सीलेटरी मोशन। लेकिन सभी प्रकार की आवर्त गति जो है वो आपका दोलन गति नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? झूला, हाँ झूला भी आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, झूला। ठीक है, झूला भी क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसी का। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो, यहां पर जानते ही हो आप कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट mg, और ये किस स्थिति में, अभी ये मीन पोजीशन है। अभी ये जो फिगर का दिख रहे हो तो ये आपका मीन पोजीशन है। अब होता क्या है बेटा, जब ये आपका इधर जाता है ना तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे एक तो आपका mg इधर लग रहा है, लेकिन इस mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर। अब जब इधर ये जो mg का कंपोनेंट लग रहा है ना, ये तो एंगल के साथ वाला हो जा रहा है, कॉस्ट। इधर जो हो जा रहा है ना, इधर जो आपका कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है, सेम इसमें भी नीचे की तरफ आपका mg लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा एक, और एक आपका ऐसा, सॉरी ऐसा। ठीक है, तो ये इसको क्या करता है, जो एक कंपोनेंट है ना, वेट का कह सकते हो, वेट का जो कंपोनेंट है यही क्या करता है इसको, अगर बोले कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको यहां से यहां तक लाने के लिए, तो बेटा वेट का एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में लगता है, जिससे ये जो पेंडुलम है ये इधर की तरफ आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेट का एक कंपोनेंट होता है जो इसे इधर की तरफ लाता है। ठीक है, मीन पोजीशन में ये यहां पर आएगा। मीन पोजीशन पर यहां पर चूंकि रुका हुआ है तो यहां पर चूंकि तीव्र गति से आएगा, जी इधर की तरफ लग रहा है, यस सर, एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, किधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है मीन पोजीशन पर, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। ये आपको निकाल के भी दिखाऊंगा मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, अभी डेरिवेशन से भी मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा कि मीन पोजीशन पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है बेटा, मीन पोजीशन पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपका अधिकतम होती है। वहीं अगर मैं एट टॉप पोजीशन यहां पर करूं तो यहां पर चूंकि हाइट रहता है, ठीक है, ये थोड़ा फिगर ऐसे बन गया है, यहां पर थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, यहां पर आना चाहिए था ये, तो यहां पर ये हाइट रहता है, हाइट के कारण यहां पर जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक यहां पर जीरो हो जाता है। ठीक है बेटे, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर आकर रुक जाएगा ना, फिर इधर जाएगा, टॉप पोजीशन पर हमेशा वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया एज अ नॉलेज। ठीक है बेटे, चले क्या, चले क्लियर है बेटे? चलिए,
सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर को बर्थडे विश कर देंगे और गज्जू सर ही आपकी क्लास को आज आधे घंटे से 1.5 घंटे करा दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का भला हो जाए। तो सभी लोग एक बार गज्जू सर को जो है बर्थडे विश कर दीजिए। कैसे हो प्यारे बच्चों? और जहाँ तक उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सभी लोग एक बार बर्थडे विश कर दो। प्यारे बच्चों देखो, रैंकर में केमिस्ट्री की क्लास है ना, बायोलॉजी, और वो खत्म होने वाली है ना, कोई भी एक सेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद लगवाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रैंकर 3.0 वाले बच्चों को, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और जो नेवी केसरी वाले बच्चे हैं ना, मेरे को थोड़ा सा सभी बच्चों को ये कहना था, नेवी केसरी फिजिक्स की सर की आज मीटिंग ऑफिस में थी ना, तो मैं नहीं चाह रहा था कि देखो फिजिक्स की क्लास आप लोगों की थोड़ा सा मिस हो, तो इसलिए सर की लगा दिया। पूजा मैडम की जो है नेवी केसरी वाले बच्चों की कल करा दूंगा, 1.5-2 घंटे ले लेंगे मैडम, क्योंकि आप लोगों का नेवी केसरी वालों का भी एग्जाम भी नहीं है, ठीक है बच्चों। और सर को परेशान मत करना कि सर पूजा मैडम की क्लास क्यों नहीं हुई, ठीक है बच्चों। थैंक यू सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग लाइफ में अच्छा करें और सिलेक्शन लें और ऑफिसर रैंक पे आप ज्वाइन करें, पूरी टीम की, पूरी एग्जामपुर फैमिली की, और हम सब की यही विशेष हैं। आप लोगों को भी हम यहाँ खड़ा करके लाइव दिखाएं ऑल ओवर इंडिया कि देखो ये हैं हमारे जेम्स और वॉरियर्स, ठीक है, और फ्यूचर ऑफिसर्स। थैंक यू सभी का। और आप लोग चलो पढ़ाई करो, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए भाई आ जाइए। चलिए क्लियर, आ जाइए। चलिए बेटा, बेटा मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ये जो लाइन मैंने लिखा है, इससे पहले कोई बच्चा एक कह रहा है कि सर इसमें, तो बेटा देखो, एक बार मैं आपको बोल दिया कि जो आपको मैंने बोल दिया है वो एकदम लकीर है, लकीर है, लकीर, उसको एकदम मान लो, मंत्र की तरह इसे दिमाग में डाल लो। ये लाइन जो मैंने लिखा है, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट एट ऑक्सीलेटरी। तो इस बात को याद रखना, ये एकदम सही है, एकदम सत्य है, ठीक है। सभी प्रकार का जो दोलन गति है वो आवर्त गति होता है, लेकिन सभी आवर्त गति जो है दोलन गति नहीं होता, ठीक है बेटा। मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उस सर को जो है, जिस सर से समझ में नहीं आ रहा है उसको लड़ाओ, उसमें जंग लग गया है, उसको जंग को जो है छुड़ाओ। नहाते वक्त पानी में मिट्टी तेल मिलाओ, ठीक है, जिससे क्या होगा, सरफेस पे जो ये तुम्हारा सरफेस पे जो जंग लगा है ना वो छूट जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का फॉलो करिए, आप लोग को फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाइएगा, अब हमें देखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटे, जल्दी से आ जाइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखना है बेटा। चलिए चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसे, जिसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति, शॉर्ट में इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जिसे कहते हैं बेटा। आ जाइए, चलिए आइए आइए आइए। ये क्लास आज 12 बजे तक चलेगी बेटा, 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक चलेगी। चलिए आ जाइए आ जाइए, अब आ जाओ इधर। सही में बर्थडे था, अरे सही में बर्थडे था, वो गलत नहीं था, समझ गए।
आ जाओ। अब यहां पर मैं बोलूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति, ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा? तो याद रखिएगा सरल आवर्त गति भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है। याद रखिएगा कि सरल आवर्त गति भी एक प्रकार का, यानी कि सिंपल हार्मोनिक एसएचएम भी एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है, एक प्रकार की आवर्त गति है। इनमें 3 पॉइंट्स को याद रखना है। क्या होता है? इनमें 3 चीजें आपका होता है, इन विच, यानी इनमें 3 चीजें अगर होती है तो वो एसएचएम है। याद रखिएगा, पहला एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी हमेशा त्वरण की दिशा क्या होगी बेटा? हमेशा त्वरण की दिशा जो है वो आपके कह सकते हो मीन पोजीशन की तरफ रहेगा, यानी कह सकते हो आप जो है कि हमेशा इसका कण का दिशा जो है, मतलब हमेशा जो कह सकते हो एक्सेलरेशन का यानी कि त्वरण का जो दिशा होगा वो हमेशा माध्य स्थिति की तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ रहेगा, पहला। दूसरा, एंड इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट, और यह क्या होगा? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और लास्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हार्मोनिक फंक्शंस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और इसे हम जो है हार्मोनिक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, वो साइन थीटा में या फिर कॉस थीटा में, 2 हार्मोनिक फंक्शन में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे बेटा? इस प्रकार की गति को जो है हम आपके पीरियोडिक एसएचएम कहेंगे, यानी कि सरल आवर्त गति कहेंगे। यानी सरल आवर्त गति, फिर से सुनो ध्यान से सुनना, सरल आवर्त गति भी एक प्रकार का आवर्त गति ही है, पीरियोडिक मोशन ही है। इनमें निम्न 3 बातें अगर हो रही हैं तो वो एसएचएम कर रहा है। पहला, अगर उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। दूसरा, वो हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तीसरा, वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शन साइन थीटा या कॉस थीटा में रिप्रेजेंट किया जाए। अगर ये 3 चीजों को फॉलो कर रहा है तो वो एसएचएम कर रहा है, यानी हार्मोनिक फंक्शन कर रहा है। ठीक है बेटा। अब यहां से जब कोई वस्तु अपने निश्चित स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इधर उधर गति करता है तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहते हैं। और सरल आवर्त गति में विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है, जबकि त्वरण का परिमाण ऋणात्मक होता है, त्वरण हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा, अब एंगल से मैंने आपको बता दिया कि 720 डिग्री तक आपका क्या वैल्यू हो रहा है। ठीक है बेटा। अब यहां से आपको नेक्स्ट पढ़ना है इनके फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एसएचएम के, उनको देखना है। यहां तक क्लियर है क्या, ये बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल, मेरे नोट्स काफी होंगे आपके 100 में 100 के लिए। चलिए यहां तक क्लियर है बेटा। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं ना तो देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने बोला एक पेंडुलम के लिए, ये पेंडुलम अगर मैं इसको टू एंड फ्रो मोशन कराऊं तो ये उच्चतम तक यहां तक जा रहा है, इधर इधर जाएगा। अब ये हमेशा जब ऊपर की तरफ जाएगा ना तो एक तो इसका वेट नीचे की तरफ mg लग रहा है, यानी g हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। इस पर भी जो g है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन चूंकि हम ये इंक्लाइन में है तो इसका 2 कंपोनेंट लोगे, एक इधर के साइड और एक ठीक इधर। यानी इसमें g का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, याद रखना, g का एक कंपोनेंट जो है ना, मान लो आपका g का एक कंपोनेंट किधर लगेगा, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है बेटा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा मीन पोजीशन की तरफ, यानी आपका कह सकते हो हमेशा जो है माध्य स्थिति की तरफ रहता है। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, इस बात को याद रखिएगा। एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और तीसरा, इसे हम हार्मोनिक फंक्शन थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अगर हो रहा है तो वो है आपका कौन सा? ये अगर हो रहा है तो ये है आपका ये चीज। ठीक है बेटा। अब आते देखते सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। यानी आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, टाइम पीरियड हुआ, ये सब आते हैं। तो इन सबको कैसे आप परिभाषित करोगे, कैसे इसे आप डिफाइन करोगे? अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो मान लो ये माध्य स्थिति से कोई कण आपका चल रहा है, मान लो यहां पे पहुंचा,
तो ये मीन पोजीशन, ये लाइन है, मीन पोजीशन से जो इसकी दूरी होगी ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ पे पहुंचा तो मीन पोजीशन से जो ये दूरी होगी, माध्य स्थिति से जो इसकी दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगी। यहाँ पर पहुंचा तो माध्य स्थिति से जो दूरी होगी, यहाँ पर विस्थापन अधिकतम होगा उच्चतम बिंदु पर। यहाँ पर पहुंचा तो माध्य स्थिति से वही इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा सरल आवर्त गति करने वाली स्थिति से दूरी को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति करने वाली स्थिति से दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु के किसी क्षण, याद रखिएगा, करने वाली सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु का किसी क्षण, याद रखिए, किसी क्षण मध्यमान स्थिति से, किस स्थिति से बेटा? मध्यमान, यानी मीन पोजीशन से मध्यमान स्थिति से दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा, इसके बीच में यहां पर ये लाइन लिखना है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु के किसी क्षण मध्यमान स्थिति से, मीन पोजीशन से जो दूरी होगा ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट किसी क्षण यहां पर है, तो मीन पोजीशन से जो इसकी डायरेक्ट दूरी होगी ये आपका कहलाएगा विस्थापन। मान लो किसी क्षण ये यहां पर है, किसी टाइम यहां पर है, तो मीन पोजीशन से जो इसकी दूरी होगी वही आपका क्या कहलाता है बेटा? वही आपका विस्थापन कहलाता है। यानी ये जो दिखाता है ना मीन पोजीशन से, ये आपका जो है विस्थापन का ग्राफ होता है। याद रखिएगा, ये आपका पूरा विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम, याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि आयाम कहते हैं। मीन पोजीशन से पार्टिकल का, मीन पोजीशन से पार्टिकल या बॉडी जो भी मान रहे हो, उसका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी आयाम कहलाएगा। और इसे हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा? तो इसे हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर अगर फिगर में आपको मैं दिखाऊं तो फिगर में आपका एम्पलीट्यूड ये हो जा रहा है। देखो मैक्सिमम क्या है? तो मैक्सिमम आपका ये है, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसी को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, यानी आयाम करेंगे। ठीक है, ये तो याद रखिएगा वाई मैक्स, वाई मैक्स ही क्या है? यही आपका एम्पलीट्यूड है बेटा, याद रखिएगा। तो आयाम क्या होता है? तो आपके अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वाई मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो आयाम क्या होता है बेटा? तो आपके अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या बच्चे? यहां तक क्लियर है? बोलिएगा। अभी मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं अभी बता रहा हूं, टेंशन ना लो। अभी इतना जल्दी जब तुम टेंशन लेने लगते हो ना तो बड़ी पीटने का मन होता है। क्वेश्चन तो करने नहीं आओगे। एक भी बच्चा जो है सीरियस, मतलब बहुत कम बच्चे सीरियस हो, क्वेश्चन करने तो नहीं आओगे। डेली आपका रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं मैं, डेली 8 बजे आप सभी लोगों का क्लास होता है। डेली पूरा रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, एनसीईआरटी, पाथफाइंडर और प्रीवियस ईयर। करोगे तब तो। अब इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अभी 2-3 दिन आपका मॉक चलेगा, उसके बाद फिर मैं इस पर ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इसके 16 साल के प्रीवियस ईयर से लेकर हर एक चीज कराऊंगा मैं। ठीक है, झुकेगा ना है, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, कोई बड़ा सा चीज थोड़ी ना है, छोटी छोटी चीजें चल रही हैं भाई। अभी थकने लोगे तब तो हो गया। सिलेबस लगभग आपका 50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिलेबस लगभग आपका 50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये वेब्स एंड साउंड कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, याद रखिएगा। जैसे ही वेब साउंड खत्म होगा तो मैं इसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा। ऑप्टिक्स खत्म होते आपका लगभग 8 नंबर का मैकेनिक्स, 3 क्वेश्चन, ये 8 3 11, और ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 11 5 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मे बी 20 के आसपास, 20 फेब के आसपास आपके हो जाएंगे। और पूरा अगर मैं बोलूं तो मार्च के पहले वीक तक कोशिश करूंगा आपका कि इसके बाद हीट के बाद इलेक्ट्रिक सेक्शन में थोड़ा सा समय लगेगा। अब
हीट में भी आपका मान लो एक हफ्ते में हीट को भी निपटा देंगे हम, ठीक है। तो एक हफ्ते में आपका हीट भी निपट जाएगा, मे भी 20 से पहले ही ऑप्टिक्स भी निपट जाएगा, यानी मुझे लग रहा है कि 20-25 तक हीट भी निपट जाएगा। हीट के बाद केवल बचेगा क्या, आपका इलेक्ट्रिकल सेक्शन बचेगा और मॉडर्न फिजिक्स बचेगा। यानी मार्च के पहले वीक तक मान सकते हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए फिजिक्स का, मार्च के पहले या दूसरे वीक तक। 15 मार्च तक मान लो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 1 महीना रहेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, पूरा 1 महीना। और दबा के ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा इस बार कि एक एक क्वेश्चन को एग्जाम का फंसाना है यहीं से। ऑप्टिक्स के बाद हीट होगा बेटा, वेव्स एंड साउंड के बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद हीट, और हीट के बाद फिर करंट का स्टार्ट करेंगे सेक्शन, उसके बाद फिर लास्ट में मॉडर्न। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हिंदी में हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वही आवर्तकाल कहलाता है। यानी जो टाइम आपका एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। अब यहां पर सर हम ऑक्सीलेशन में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑक्सीलेशन में हम डिफाइन करेंगे एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में। देखो यहां से अगर कोई कर चल रहा है तो एक पूरा साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है, यहां, फिर यहां से ये अपने गति को दोहराएगा, ठीक है, यहां से फिर अपने गति को दोहराएगा ये। तो देखो ये हुआ, या फिर यहां से ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम का ही है, ये भी आपका टाइम पीरियड होता है बेटा, याद रखिए। यानी एक पूरा चक्कर पूरा करने में, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में भी जितना समय लगे, यानी कड़ चला, एक चक्कर यहां पर कंप्लीट किया, अब फिर से अपनी गति को दोहराएगा, यहां से यहां पर फिर कंप्लीट करेगा, फिर अपनी गति को दोहराएगा। तो एक पूरा कह सकते हो साइकिल कंप्लीट करने में, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो भी आपका टाइम लगता है बेटा, वो आपका कहलाता है टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल। यानी वह आपका किसी वस्तु की वह गति, वह समय जो उसे पूरा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगे, ठीक है, जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को दोहराए, रिपीट करे। तो ये जो टाइम पीरियड है जो एक साइकिल कंप्लीट करने में लग रहा है, ये आपका टाइम पीरियड कहलाता है। याद रखिएगा ये जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। यानी टाइम आफ्टर द पार्टिकल कीप्स रिपीटिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक समय जिसके बाद गति, एक निश्चित समय जिसके बाद वस्तु अपने गति को दोहराता है, उस निश्चित समय को जिसके बाद वो दोहराना स्टार्ट करता है, वो आपका कहलाता है बेटा टाइम पीरियड। और इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आवर्तकाल कहलाता है, इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या बेटे, यहां तक क्लियर है क्या? 8 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे मैकेनिक्स से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैकेनिक्स से आते हैं, उसके बाद ऑप्टिक्स आते हैं। मैकेनिक्स लेकिन बड़ा भी बहुत है, मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, पूरा 11th है, 50% सिलेबस है आपका। क्लियर यहां तक बेटा? केमिस्ट्री का कुछ पता नहीं है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा अच्छे से, तरीके से बता रहा हूं मैं। अभी जितने घंटे क्लास चल रही है ना, मैथ्स को पूरा 300 में 300 लाइक तैयार करो, 300 में 200 लाइक भी तैयार कर लो, इंग्लिश को 200 में कम से कम 150 लाइक भी तैयार कर लो, फिजिक्स को 100 में कम से कम 100 लाइक तैयार कर लो, 100 में 90 भी मान लो, 100 में 100 की तैयारी कर लो। ऐसे ही देख लो आपका तुम्हारा हो जाएगा 2, 1.5, 3.5 और 100, 4.5। हिस्ट्री ज्योग्राफी चल ही रहा है, केमिस्ट्री बायो भी आपका चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, बायो चल ही रहा है, आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। आज पूजा मैम की क्लास नहीं हो रही है, उनके जगह पे मेरी क्लास हो रही है, क्योंकि स्टूडियो एक ही है ना बेटा, तो स्टूडियो एक ही है जिसके चलते पूजा मैम की क्लास नहीं हो रही है। स्टूडियो ऐप की एक ही है, तो मैं ले रहा हूँ 11 बजे, तो उनकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटे, यहां तक क्लियर है? चले अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है भाई, कोई बताएगा? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, बताइए कोई भी आप में से। फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति क्या होती है, आप में से कोई भी बच्चा बताए। फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति,
पॉलिटी और केमिस्ट्री बचा है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। केवल स्टार्ट कर दो सर, सिलेबस कंप्लीट करा दो, हम पढ़ेंगे कुछ नहीं। क्लियर है यहां तक? कोई बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ, मैथ का पेपर पहले होता है। बहुत शानदार, जल्दी से बताइए, कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? तो देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि एक पूरा रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितनी टाइम लगती है, इसे हम क्या कहते हैं? इस टाइम को हम कहते हैं बेटे टाइम पीरियड। यानी एक रिवॉल्यूशन में, यानी एक पूरे चक्कर में जो टाइम लगता है बेटा, ठीक है, एक पूरे चक्कर में जो समय लगता है, उस समय को हम कहते हैं समय अंतराल, यानी आवर्तकाल, जिसे हम कहते हैं आपका टाइम पीरियड। अब याद रखना, एक सेकंड में याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी किसे कहोगे? तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो, यानी कि चक्करों की जो संख्या होती है, एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर में पूरी की गई, एक सेकंड में पूरी की गई चक्करों की संख्या, यही आपकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में पूरी की गई चक्करों की संख्या। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कहीं कहीं इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये तीनों इसके सिंबल है। और इसका यूनिट क्या होता है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी होता क्या है बेटा? तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1/, आवर्तकाल होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है सर? तो मैंने क्या बोला कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? इतना। तो एक सेकंड में कितना लगेगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दो, तो एक सेकंड में आपका कि पूरा की गई चक्करों की संख्या जो है वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। तो यहां पर आपका इसकी यूनिट हो जाती है 1 अपॉन सेकेंड, या फिर एक और यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज। तो ये 2 यूनिट होती है, याद रखिएगा, किसकी? तो फ्रीक्वेंसी की। यहां तक क्लियर होगा तो बताइएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हो, कोई सुनिए। चलें, अब एक पूछता है, हाँ बेटा ऐप पर डाटा खत्म हो रहा है, इसके लिए ऐप पर थोड़ा सा डाटा ज्यादा लगता है। अब अभी जो है मार्च लास्ट तक जो है, मार्च मिड या लास्ट तक जो है ऐप चेंज हो रहा है पूरा, तो वहां पर कुछ आपको जो है हेल्प मिलेगा, कुछ मतलब वहां पर रिलीफ मिलेगा। मार्च के मिड तक या लास्ट तक जो है ऐप ही चेंज हो रहा है पूरा, तो वहां से चीजें सही हो जाएंगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, वहां से सही हो जाएगा। चलें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फेज एंगल ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट इज रेडियन अपॉन सेकेंड। सुनो क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? तो याद रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंगुलर वेलोसिटी एक तरह से। ये होता क्या है? तो देखो, मान लो कोई एक कण है, एक चक्कर पूरा करने में ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो ये इतना, यानी कि 2 पाई डिस्प्लेसमेंट किया। और एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है? तो टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल लगता है। यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है बेटा, उसी को तो हम आवर्तकाल कहते हैं। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी एक चक्कर पूरे करने में जो समय लग रहा है उसका रेट क्या है, तो आप कहोगे सर 2 पाई, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना, अपॉन में टाइम कितना? इतना।
तो ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन, ठीक है, जहाँ एन क्या है, एन आपका फ्रीक्वेंसी है, वही चीज आपको मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है। तो एक टॉपिक और बचा है यहाँ पर टर्म में, एक टर्म और बचा है, एक टर्म और बचा है बेटे, एक टर्म और बचा है, यहां तक क्लियर है, एक टर्म और बचा है। चलें, अब मैं बात करूंगा लास्ट आपका जो बचा है वो कला है, फेज। कोई बताएगा फेज के बारे में? आप में से कोई भी बच्चा फेज के बारे में बताएगा, कला के बारे में? कोई भी कला या फेज के बारे में बताइए। आप में से कोई भी बालक फेज या कला के बारे में बताइए। इसके बाद देखो दो टाइप्स ऑफ वो पढ़ोगे एसएचएम, इसके बाद आपका केवल बच जाएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद केवल और केवल बचेगा डेरिवेशन, यहां के बाद केवल डेरिवेशन होगा। देख लो ये सब ऑलरेडी बोर्ड पे पहले से किया हुआ है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा फिर से, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सेलरेशन इक्वेशन हो जाएगा, पूरा एनर्जी इक्वेशन हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये पूरा जो है हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। ये मैं ऐसे अपलोड करवा दूंगा, इसको अपलोड नोट्स बना लेना, ठीक है। आज अपलोड करा दूंगा इसको। फेज क्या होता है बताइएगा, फेज क्या होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वो पढ़ोगे, इसके बाद केवल डेरिवेशन, डेरिवेशन रहेगा, ठीक है। फेज क्या होता है, 2 या 3 क्लास में ये ऑक्सीलेशन खत्म होगा, 2 क्लास में आपका वेव्स खत्म होगा, 2 क्लास में आपका साउंड, यानी कि इसके बाद 2 क्लास लगेगा ऑक्सीलेशन के लिए, यानी 2 दिन। इसके बाद जो है 2 क्लास आपका लगेगा साउंड वेव्स के लिए, यानी 4 दिन, और उसके बाद 2 दिन लगेगा साउंड के लिए, यानी 6 दिन। अभी इसके बाद 6 दिन लगने वाले इस पूरे सेक्शन को खत्म होने में। उसका फिर अगला 1 हफ्ता पूरा लग जाएगा ऑप्टिक्स में, पूरा 1 वीक लग जाएगा ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स खत्म होगा, यानी 2 वीक में, अगले 2 वीक तक यानी 20 तक ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा मे बी। हीट भी आपका 20 के पहले ही, 20 से पहले ही ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। हीट भी लगभग 25 तक कोशिश करेंगे हीट खत्म हो जाए। तो फिर केवल और केवल बच जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। आराम से फिर इसको जो है 2 हफ्ते में इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा, और 3-4 दिन में मॉडर्न। आराम से 15 मार्च तक आराम से कंप्लीट करेंगे, आराम से, मतलब बेहतरीन तरीके से भी पढ़ लें तो आपका 15 तक खत्म हो जाएगा। हाँ याद रखिएगा 25 से 28, 25 को तो आंदोलन है, तो 25 को मे भी मैं आपका प्रेजेंट नहीं रहूँगा, क्योंकि हो सकता है अगर आंदोलन अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आता है एयरफोर्स का, तो हम लोग जो है उस दिन आंदोलन में जाएंगे 25 को। और उसके बाद 2 दिन तक जो है आपका क्लासेज नहीं चलेंगी, क्योंकि पूरी जो है पूरी ऑफिस का 2 दिन 3 दिन का हॉलीडे है, ठीक है। तो 25 से 28, तो इसके कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो है जितने भी दिन बच रहे हैं उन दिनों में हम लोग मैराथन्स मारेंगे। इधर जितने भी दिन बच रहे हैं क्या करेंगे, इनमें हम जो है मैराथन्स मारेंगे। संडे को मैं एक क्लास लूंगा, संडे को, इस संडे को अगर मैं क्लास लूंगा तो रात में मैं लूंगा बेटा 9 बजे से 9 बजे के आसपास से, अगर इस संडे को लिया। नहीं तो सैटरडे को मैं देख रहा हूं, कल मैं एक मैराथन मरवाता हूं ऐप पे 3 घंटे के आसपास का, और कल ही इस चैप्टर को कर देता हूं समाप्ति, यानी 2 घंटे का। 2 आवर्स का कल मैराथन मारता हूं, और संडे को कोशिश करूंगा 2 आवर्स की। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का जो है वेब्स तक खत्म हो जाएगा संडे तक, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है क्या बेटा? कोई बताएगा फेज? फेज 2 प्रकार के होते हैं सर, सिंगल फेज, अबे 3 फेज, 2 फेज। यहां पर तुम करंट ला दिए क्या? तो फेज क्या है? एक तरह से फेज यानी कला क्या है बेटा? तो आपके उस फिजिकल क्वांटिटी का पोजीशन और डायरेक्शन बताता है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको निकालना हो तो उस एक स्थिति में उसका पोजीशन क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये आपका बताता है। क्या है ये? बताता है मेरे प्यारे बच्चों फेज यानी कि कला। याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका बताता है कला, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई।
किसी भौतिक राशि जिसकी आवर्त गति अगर वो कर रहा है तो याद रखिएगा उस कण की साम्यावस्था से स्थिति तथा उसकी गति की दिशा दोनों का जो है बोध कराता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये मोशन कर रहा है तो यहां पर अगर पार्टिकल है तो एक तो पोजीशन आपको पता चल गया कि ये जो है यहां से कितनी दूरी पर है, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, और दूसरा इसका डायरेक्शन, तो ये आपका फेज है। यहां पर जाएगा तो यहां पर डायरेक्शन ये रहेगा, ये इसका फेज है, यहां पर रहेगा तो ये रहेगा फेज, इसका फेज ये है। अब यहां से पूछता है कि सेम फेज कब होगा, तो देखो अगर आप बोलोगे कि सेम फेज, अगर मैं बोलूं कि बताओ, मैं अभी आपको 4 पॉइंट लूंगा, ठीक है ठीक है बेटे, आपको बताना है कि कौन सा फेज किसका सेम है, ठीक है, किस किस का फेज सेम है। अभी मैं आपको 4 पॉइंट दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब आपको इसमें बताना है कि किन किन कणों का फेज सेम है, जैसे ए बी का सेम है या ए सी का सेम है या ए डी का सेम है या फिर ए ई का सेम है या ए एफ का सेम है या फिर ए जी का या फिर बी सी का, ये किसका है आपको बताना है। निम्न में से फेज सेम किसका है, फेज सेम किसका है, कला किसका सेम है, बताइएगा। निम्न में से आपके सामने है, पार्टिकल का मैंने आपको पोजीशन दे दिया है, आपको बताना है फेज सेम किसका है बेटा, फेज सेम किसका है, फेज सेम किसका है बेटे, फेज सेम किसका है। मार्च की 1 वीक तो लगी जाएगी क्योंकि बड़ा है ना फिजिक्स, पूरा 11th 12th पढ़ रहे हो। 11th 12th का फिजिक्स मैथ से भी बड़ा है, समझ गए। 11th 12th का फिजिक्स जो है वो मैथ से भी बड़ा है। आपको अगर नहीं पता है तो आप लोग पता कर लो, सबसे बड़ा होता है 11th 12th का फिजिक्स, और पूरा एकदम एक एक चीज को पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए आप लोग। कई बच्चे कह रहे हैं बीजी, बीजी अच्छा, और ए एफ और बी एस, बीजी अच्छा, ए एफ और बीई, बीई नो 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 नो। सबसे पहले देखिएगा, एक तो ए एफ आप दे रहे हो बिल्कुल सही। यहां पर अगर मैं बोलूं तो कण का दिशा किधर होगा, इधर होगा, इसमें भी आपका दिशा इधर ही होगा और सेम है, ठीक है, क्योंकि यहीं से अभी स्टार्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने, और ये भी यहां से एक साइकिल कंप्लीट है, दूसरी साइकिल यहां से भी स्टार्ट हो रही है, यहां पर ये है। तो ए एफ बिल्कुल सेम फेज में है, ए और एफ सेम फेज में है, और यहां से अगर मैं बोलूं तो बी पॉजिटिव साइड में टॉप पर है और जी भी पॉजिटिव साइड में टॉप पर है। अब बी ई जो बोल रहे हैं ना बेटा, ये नीचे है, निगेटिव साइड में है, यानी ये निचतम बिंदु है, ये आपका उच्चतम बिंदु है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर बी और जी भी जो है सेम फेज में है, इसके अलावा कोई भी आपका नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ए एफ और बी जी जो है वो आपका सेम फेज में है बेटा, ए एफ और बी जी जो है वो आपका सेम फेज में है, इस बात को याद रखिएगा। ए एफ और जो बी जी है वो आपका सेम फेज में। चले, तो ये आपका होता है फेज। फेज क्या बताता है, फेज यानी कला जो है डायरेक्शन और पोजीशन को बताता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, किसी भी भौतिक राशि का डायरेक्शन और पोजीशन के बारे में जो है आपका फेज बताता है। क्लियर है यहां तक। चले अब आते हैं बेटा, देखते हैं टाइप्स ऑफ एसएचएम, यानी कि आपका सरल आवर्त गति का प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं बेटा, याद रखिएगा। एक होता है लीनियर एसएचएम यानी रैखिक आपका सरल आवर्त गति, और एक होता है एंगुलर एसएचएम जिसे हम जो कहते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। एक रैखिक सरल आवर्त गति होता है, एक आपका होता है बेटा कोणीय सरल आवर्त गति। 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका रैखिक सरल आवर्त गति और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों कोणीय सरल आवर्त गति, ठीक है। 2 प्रकार का जो है आपका आवर्त गति होता है। अगर मैं बात करूं रैखिक सरल आवर्त गति, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी बच्चे, अगर मैं बात करूं रैखिक सरल आवर्त गति की, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी
लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं तो देखो, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है, जैसे 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 अगर मैं एक स्प्रिंग को लूं, ठीक है, और इसे मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करके अगर मैंने छोड़ा तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा। अब ये जो मोशन कर रहा है ना, ये लीनियर हार्मोनिक मोशन कर रहा है बेटा, ठीक है, यानी सीधी रेखा में अगर वो क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी किसी मीन पोजीशन के इधर उधर गति करे, माध्य स्थिति के इधर उधर इधर उधर इधर उधर गति कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका कहलाएगा आपका लीनियर एसएचएम यानी रैखिक आवर्त गति, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी आपका जो है कण, कोई भी कण सीधी रेखा में माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इसे हम जो है रैखिक सरल आवर्त गति कहते हैं। इस एग्जाम्पल मैंने आपको स्प्रिंग दे दिया कि अगर स्प्रिंग को मैं दबा के छोड़ता हूं, यहां से यहां तक दबाया और छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे गति करेगा, यस और नो, यस, यानी लीनियर मोशन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर आपका गति करता है, ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर। अगर मैं बात करूं एंगुलर एसएचएम क्या होगा सर, एंगुलर एसएचएम क्या होगा, याद रखिएगा, इफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास of the body oscillating on a small arc or small arc of circular motion, then its motion is called angular simple harmonic। जैसे ये पेंडुलम, अब कोई भी भले ये सर्कल का एक स्मॉल आर्क में ये ट्रेवल करे, भले ये जो है सर्कल का एक स्मॉल आर्क, यानी ये पूरा एक सर्कल बनता है इधर से, लेकिन ये इतने में ही एक स्मॉल आर्क बना रहा है, अगर एक छोटा सा चाप अगर वृत्त का बन रहा है और उसमें अगर कोई आपका जो है वस्तु इधर उधर गति करता है तो यह आपका कहलाएगा एंगुलर एसएचएम यानी कोणीय आपका सरल आवर्त गति। क्या कहलाएगा बेटा, कोणीय सरल आवर्त गति। क्या कहलाएगा बेटे, कोणीय सरल आवर्त गति। क्या कहलाएगा, कोणीय सरल आवर्त गति। इस बात को याद रखिएगा। और इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की गति को जो है हम एंगुलर एसएचएम कहेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या, बताइएगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा, ये दोनों समझ गए? तो ये डेफिनेशन वाली पार्ट जो है एसएचएम का, यानी कि सॉरी ऑक्सीलेशन का, पूरा आप जो है पूरा इस चैप्टर का आपने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया। अब केवल डेरिवेशन है, केवल और केवल डेरिवेशन आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, कल स्टार्ट करें कि आज ही से कर दे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यानी विस्थापन समीकरण से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको विस्थापन समीकरण से स्टार्ट करना है। विस्थापन समीकरण के बाद जो है आपको पढ़ना है, ये सब पूरा विस्थापन समीकरण पढ़ोगे। विस्थापन समीकरण के बाद आपको वेलोसिटी इक्वेशन यानी कि वेग समीकरण पढ़ना है। वेग समीकरण पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे एक्सेलरेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण समीकरण पढ़ोगे। त्वरण समीकरण पढ़ने के बाद जो है आप पढ़ोगे एनर्जी इन एसएचएम यानी कि ऊर्जा पढ़ोगे, ऊर्जा का समीकरण देखोगे जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक्स सबका देखोगे। उसके बाद आप मैकेनिकल एनर्जी पढ़ोगे। मैकेनिकल एनर्जी के बाद आप टाइम पीरियड पढ़ोगे। तो फिर ये चैप्टर जो हो जाएगा समाप्त। यहां तक क्लियर है बेटा? अब यहां तक क्लियर है? तो ये अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ये एसएचएम में यूज होने वाले टर्म से और कुछ जो है बेसिक था। क्या था बेटा? तो ये ऑक्सीलेशन का बेसिक था, ये दोलन और तरंग का क्या था, बेसिक था। अब मैंने जो आपको पढ़ाया है, देखो जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है ना, अब वेव्स में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ाने वाला, सेम यही वाला डिस्प्लेसमेंट वहां पर भी है। जो मैंने आपको एम्पलीट्यूड पढ़ाया है वही आपका एम्पलीट्यूड वहां पर भी है। जो मैंने आपको फेज पढ़ाया है वही फेज वहां पर भी है। जो यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी पढ़ाया वही फ्रीक्वेंसी वहां पर भी है। तो यहां पर मैंने एक बार आपको पूरा टर्म पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, आपका टाइम पीरियड हुआ, आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ, आपका फेज हुआ। ये सब मैंने जो है आपको इसी में पढ़ा दिया ऑक्सीलेशन में। अब मैं जब वेव्स पढ़ाऊंगा ना तो वेव्स में और कम समय लग जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि ये टर्म मैंने ऑक्सीलेशन में आपको पढ़ा दिया।
अब वेब्स जो है में भी हो सकता है कि एक दिन में भी खत्म हो जाए, 1.5 दिन में, यानी 1.5 घंटे 2 घंटे में भी खत्म हो जाएगा वेब्स। फिर साउंड बचेगा। वेब्स मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटे लगेगा, 1 से 1.5 घंटे। अगर आप लोग थोड़ा सा तरीके से समझना स्टार्ट कर दोगे जल्दी जल्दी तो 1 घंटे में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो एक डेरिवेशन में मुझे कम से कम जो है 15 से 20 मिनट लगेगा, तो इसलिए ठीक है, क्योंकि अभी मुझे फिगर ही समझाने में आपको टाइम लग जाएगा। अब मान लो कोई कण यहां पर एक तरह से यहां पर पीरियोडिक मोशन यहां पर ये कर रहा है, देखो जैसे